एक कदम है, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है और उत्कर्ष सिन्हा लेकिन ये जो हैं, जहाँ तक राजभर का सवाल है, वो खाली योगी आदित्यनाथ नहीं। अभी मैंने एक क्लिप देखी जिसमें कि वो मोदी और शाह पे भी बरस रहे हैं। जब इन्होंने छोड़ी थी, जब पिछली बार छोड़ के उधर गए थे, तो कह रहे हैं कि दोनों को मैं गुजरात भेज दूँगा। ये भी कह रहे हैं। उसके बाद भी अब देखिए कितनी मजबूरी राजनीतिक मजबूरी होती है, कि ये भी हम कहीं ठीक है राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं राजभर, उसके बाद लोग उनको गोद में बिठाने को तैयार हो जाते हैं, ये क्या दिखाता? देखिए ओम प्रकाश राजभर जिस शैली की राजनीति करते रहे हैं, हम लोग लंबे समय से उनको अब देख ही रहे हैं। हाँ। उनके उनके ऊपर न किसी का दबाव है, न किसी की लगाम है। कल का बयान सुनिए। कल वो कहीं सम्मेलन में थे बलिया में, तो वो पूर्वांचल राज्य बना रहे थे और उसके मुख्यमंत्री बन रहे थे। और तब जबकि पार्टी की के गठबंधन में है, और तो वो स्वतंत्र राजनीति के स्वतंत्र व्यक्ति है। और निश्चित रूप से जिसके खिलाफ रहे ओम प्रकाश राजभर, जिसके भी खिलाफ रहे, उसको कुछ कहने में कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। जब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब तक वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेज रहे थे, योगी जी को वो मंदिर भेज रहे थे। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, तो वो अखिलेश यादव को कहीं भेज देते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर एक अलग कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर बड़ा जीवंत है। तो उनके ऊपर तो लगाम है नहीं किसी की, और कोई ठिकाना नहीं है कि ये चुनाव, और इस चुनाव में अगर उनकी मांगे या जो भी है, या कुछ दिन, असल में एक बार सत्ता का स्वाद चख लेने के बाद सत्ता से बाहर रह पाना बड़ा कठिन होता है। और हम तमाम ऐसी छोटी पार्टियों को देखते हैं कि वो घूम फिर के कभी जोर मारता। उनका बीजेपी एनडीए को छोड़ना, हमें याद है कि एक कलेक्टर के मसले पर उन्होंने जिद पकड़ी थी अपनी ही सरकार में। वो खुद मंत्री थे, धरने पर बैठ गए, उसके बाद फिर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उसका कलेक्टर का कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, गठबंधन छोड़ा, विपक्ष में आए, फिर लोकसभा चुनाव लड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन अब वो फिर वहीं पे है, क्योंकि एक तो ये है कि सत्ता ही उनकी अब संजीवनी है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अब बीजेपी को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा पहले के सारे लोगों ने कि बीजेपी, देखिए, कोई कोर कसर नहीं छोड़। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 into 365 into 5 ईयर इलेक्शन मोड में रहती। कैलकुलेशंस उनके बड़े जबरदस्त होते हैं। मुझे याद है 2014 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और चुनाव के पहले वो कुछ दौरे कर रहे थे, और इत्तेफाक था कि कुछ दौरों में मुझे जाने का मौका मिला उनके साथ। मैंने देखा कि किस तरह से छोटी छोटी जातियां, जो आज संजय निषाद ने वोट बैंक को एस्टेब्लिश करके उसका रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन उस वक्त भी निषाद वोट समाज की मीटिंग है, विश्वकर्मा समाज की मीटिंग है, तो उन्हें भी पता था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर एक नया चंक क्रिएट करना है, तो मोस्ट बैकवर्ड को ही फोकस करना पड़ेगा। और उन्होंने किया, बहुत बखूबी किया। बाहर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और मोदी मैजिक और ये सारी चीज चलती रही, लेकिन ग्राउंड क्या था? ग्राउंड यही वोट्स थे जिनको सहेजा गया। उसके बाद अब फिर चुनाव है, और आज 10 साल बाद भी, तब जबकि एक लाइन बन रही है, एक नैरेटिव बन रहा है कि इलेक्शन किन ग्राउंड्स पे होगा। देखिए, बीजेपी के पास डेवलपमेंट या बाकी, ठीक है, सतीश सर ने कहा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म उनके पास जबरदस्त है, तो वो सब चलता रहेगा कि दुनिया के सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे, और ये है, और दुनिया में ये साख है, और डंका बज रहा है, सब चलेगा। लेकिन वो है नहीं, ग्राउंड नहीं है। तो ग्राउंड क्या है? ग्राउंड यही सवाल है।
जातीय राजनीति है, रोजगार है, इस तरीके के सवाल है। और अपोजिशन ने, ठीक है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई जगह नहीं मिल रही, लेकिन काम अपोजिशन उसी लाइन पे कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने शपथ के बदले सामने दूसरी शपथ वाला जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने रोजगार और ये सारी चीजें, पटना की रैली ने एकदम लाइन साफ कर दी थी। तो वो सवालों को काउंटर करने के लिए, और किनके बीच में है ये सवाल तो उसी समूह स्टार्टअप्स जो है वो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड उसको नहीं समझता। वो ठीक है, शहरी तबका है, एक तबका है जो उसको करेगा, लेकिन वहां आरक्षण बड़ा सवाल हो जाता है, नौकरियां बड़ा सवाल हो जाती है। वहां आप याद कीजिए कि कितना महीन काम है। विश्वकर्मा योजना एक चली, गांव के भीतर विश्वकर्मा वो बिरादरी को इक्विपमेंट्स दिए गए, सब कुछ दिया गया, लेकिन ये सारी कोशिशें उसी संतुलन को, अगर आपको 50% या 49% को मेंटेन रखना है तो आपका काम कैसे चलेगा? हार्डकोर हिंदुत्व 20-22% ले आएगा। हाँ, मान लीजिए थोड़ा सा कम्युनल उसमें और हो जाएगा तो वो 30% हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का 15% कहां से लाएंगे? 17-18% कहां से लाएंगे? और तब जबकि 1 to 1 फाइट हो गई है, इलेक्शन 1 to 1 है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश हो रही है। मायावती उसी कोशिश का हिस्सा है, और अब ओवैसी भी उसी कोशिश का हिस्सा होंगे। और बिल्कुल आप यकीन मानिए कि इनके जो दोनों टिकट्स आएंगे वो किसके वोट काउंट को कम करने के लिए आएंगे, अब ये अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, दूसरा 2014 का मुझे फिर एक जिक्र करना होगा कि जब कैंपेन शुरू हुआ था तो बहराइच में एक बड़ी रैली हुई थी और सुहेल देव राजभर को आइकॉन बनाया गया था, मुस्लिम विरोधी पिछड़ा चेहरा, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में से लेके आए। बड़े वादे हुए, स्मारक बनेगा, ये बनेगा, वो सब तो कुछ बना नहीं, लेकिन वो मैसेज प्रॉपरली गया। वहां से टूटना शुरू हुआ बैकवर्ड कॉम्बिनेशन जो पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता था। तो ये सारी स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड जो भी हो, उस ग्राउंड के लिए होमवर्क करने वाली जो टीम है, और मैं बार बार अब ये कहने लगा हूं कि ये टीम पार्टी के नेताओं की नहीं है। इसलिए नहीं है कि पार्टी के नेताओं को पता नहीं होता, उनको एक मैसेज आता है कि अब ये करना है, आगे ये करना है, तो उनका काम टास्क है, उनका काम स्ट्रेटजी फार्मुलेशन नहीं है। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी फार्मुलेशन टीम है वो बहुत माइन्यूटली काम करती है, चीजों को समझती है। आखिरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की तो हमने चर्चा कर ली। आरएलडी से अनिल कुमार को मंत्रालय क्यों मिला, उसको भी देखना पड़ेगा। आरएलडी को माना जाता है कि भाई जाट वोट लाने के लिए आप हैं, आप जाट, एक जनरल परसेप्शन ये है, लेकिन अनिल कुमार तो दलित बिरादरी से आते हैं, और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले, मुजफ्फरनगर की एक कंस्टिट्यूएंसी से वो एमएलए हैं। यानी कि जो जहां जहां खतरे वाली जगह, सहारनपुर एक टफ बैटल मानी जा रही है, और वहां पर उस इलाके में दलित वोटर्स का असर है, तो उसको एड्रेस करना है। क्योंकि पश्चिम के भीतर चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों के पास दलित वोटों को लेके चुनौती बनी हुई है। मायावती के पत्ते खुले नहीं है, अभी सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी इनके पास, समाजवादी पार्टी के पास तो चंद्रशेखर अभी तक तो साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो एक नाम तो है, एक असर भी है उस इलाके में, उस पट्टी में दलित युवाओं के बीच में, खासतौर पर चंद्रशेखर का असर है। तो उसको काउंटर कैसे करें, उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए,
उसकी वजह है अनिल कुमार। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो जातीय समीकरणों का पूरब और पश्चिम, यानी कि जाट का जहां तक सवाल है, क्या उन्होंने ये सोच लिया क्योंकि जयंत चौधरी हैं उनके साथ, तो जैन मैसेज जाटों में तो वैसे ही चला गया। जैन का मैसेज हो गया, जैन का मैसेज हो गया। और दूसरी एक बात और है इसमें कि आप इस चीज को देखिए कि वो ये भी ये सारे कैलकुलेशंस के बाद उनको मालूम है कि पूर्वांचल जिस पट्टी से तारा सिंह चौहान आते हैं या राजभर आते हैं, हाँ, चौहान लोनिया बिरादरी और राजभर बिरादरी दोनों मिलके एक मजबूत ब्लॉक बनाते हैं। वो 4.5% का ही ब्लॉक बनता है, लेकिन 4.5% ऐसे टाइम में 4.5% दोनों मिलके एक जरूरत है, जबकि मुकाबला बहुत कड़ा होने की उम्मीद है। तो ये अब हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी काम किया था, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तोड़ी, उनके जो लोग थे, जो जमीन पे लोग थे, उनको समेटा और उसका नतीजा घोसी में दिखा। लेकिन अब ये क्या वापस होगा? यानी कि गोटियां शीर्ष स्तर पे टकराव के लिए सिपाही जो रखे जा रहे हैं वो बहुत सोच के रखे जा रहे हैं। बिल्कुल।